नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में ऐसा लगता है कि एक जो वर्ग था जिसके बारे में ये माना जाता था कि संविधान से और पढ़ाई लिखाई की वजह से एक प्रतियोगी परीक्षा जो विशिष्ट किस्म की हमारे यहाँ अंग्रेजों के ज़माने के बाद भी भारतीय जब आज़ादी हुई उसके बाद उसने एक प्रतिष्ठा पाई, उसमें से जो नौकरियों में निकल के लोग आते थे और जिन्हें हम शहरी बाबू वगैरह टर्म में इस्तेमाल करते थे, लेकिन समाज में जिनका एक रुतबा होता था और उस पद पर जाने के आकांक्षा पढ़ने लिखने वाले हजारों हजार लाखों लाख नौजवानों में होती थी, एक सपना होता था उन पदों पर जाना। क्या अब इस वक्त में उन पदों पर आए हुए लोग भी अपने को और उन पदों पर नौकरी कर चुके लोग भी अब अपने को उसी तरह से असुरक्षित पा रहे हैं इस दौर में, जिस तरह से समाज के बाकी दूसरे हिस्से जैसे सिनेमा बनाने वाले हैं, किताबें लिखने वाले हैं, पत्रकारिता करने वाले हैं, नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, कुछ मानवाधिकार के सवाल उठाने वाले हैं, सरकारों से सवाल पूछने वाले आरटीआई कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, ये सब तो हैं। तो क्या ये सब एक हालमेल सा हो रहा है और अब उस स्तर पर भी समस्याएं उसी तरह से कड़वी होके आमने सामने आ रही हैं? ये सब पूछते हैं राजू शर्मा जी से। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, ये जो पेंशन सब पे लग रहा है कि आपको तभी पेंशन दी जाएगी जब आप मुंह सिल लेंगे, आपकी आवाज नहीं निकलेगी और या तो आवाज वो निकलेगी जो सरकार को पसंद है। तो ये क्या होने जा रहा है हमारे देश के बुरे बाबुओं के साथ? शीतल जी, ये जो स्थितियां बन रही हैं पिछले 2-3 महीनों में, सरगर्मी कई कारणों से एकदम से बहुत तेज हो गई। एक तो महात्रासदी कोविड की निकल के आई, जिसमें स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल 2 माह के अंतर्गत जितनी भारी संख्या में मृत्यु हुई हैं, उनका आकलन जो है वो 5 गुना 6 गुना जो घोषित मृत्यु हैं उसके बनिस्पत या उसके बाबत लगाया जा रहा है। और इसके लगातार सबूत भी आ रहे हैं। दिल्ली का सबूत है, गुजरात का सबूत है, शहरों का, मुंबई का, चेन्नई का, भोपाल का, बहुत सारे सबूत, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो गंगा में बहती लाशों से आ रहे हैं, चाहे वो क्रिमेटोरियम के जो नंबर हैं उनसे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि ये जो वेव अभी घटित हुई 2 महीने में, अप्रैल और मई में, और अभी खत्म नहीं हुई है, अभी उसके चल ही रही है, हालांकि कमतरी हुई है। उसी इस छोटी सी इस 2 माह की अवधि के दौरान ऐसे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निकल के आए हैं और जिनके कुछ आधार ठोस से दिखाई देते हैं। चूंकि कोई सेंसस मृत्यु का तो हुआ नहीं है, तो इसके बारे में कोई अंतिम राय नहीं दी जा सकती, लेकिन 10 लाख का आंकड़ा जैसे एक निकल के आ रहा है कि सेकेंड वेव में इतनी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत भारी विपदा त्रासदी है। और जिन लोगों ने, अब तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन देखा था या उसके बाद जंग देखी थी, लेकिन अधिकांश जो देश की जनता है उसके लिए ये जो विपदा आई है और जिसमें मृत्यु भारी संख्या में शामिल है, ये पहला विपदा का, महामारी का एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले इलेक्शन हुए 5 स्टेट में, उसमें जो हार हुई, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, और बुरी तरह से हार हुई जो केंद्र में सत्ता में भाजपा है, उस पार्टी की, उनके नेताओं की, उन्होंने बहुत कुछ दांव पे लगाया था इस इलेक्शन में। उससे एक सरगर्मी बढ़ी, एक हिसियाहट बढ़ी, एक उत्तेजना सी पैदा हुई और
जिसे कहते हैं कि एक इरिटेशन बनता चला गया एक, और उसके बाद कुछ जो प्रयास, उसके बाद जो हिंसा हुई चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में, वहाँ के गवर्नर का जो रवैया रहा, या जो जद्दोजहद चलती रही, वो स्थितियां दिखा रही थी कि बहुत कुछ टूटन की स्थिति में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चूंकि महामारी का प्रकोप भयानक रहा, वहाँ पर जो सांसद हैं, वहाँ जो विधायक हैं और बड़ी संख्या में जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने विरोध किया। तो एक सरगर्मी वहाँ शुरू हुई जो अभी बदस्तूर जारी है, जिसमें आपका सत्य हिंदी लगभग रोज उसको कवरेज दे रहा है और बड़े बड़े नेता लखनऊ जा रहे हैं और बातचीत वगैरह चल रही है। उसके बाद आपका एक कांड हुआ, जो एक शो कॉज नोटिस पुराने चीफ सेक्रेटरी जो बंगाल के हैं, उनका नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको एक नोटिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत दिया गया, आईएएस की नियमावली या आईएएस के एक्ट के अंतर्गत नहीं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर एक ये आदेश जारी हुआ पेंशन से संबंधित, जो फिलहाल अभी ऐसे संस्थानों पर या ऐसे लोगों पर, ऐसे रिटायर्ड लोगों पर लागू है जो करीब 21 ऐसे संस्थानों में काम करते हैं जहां आरटीआई एक्ट में उसका वर्णन है, जहां पर सुरक्षा के इम्प्लीकेशन होते हैं वगैरह। इसमें मैं ये स्पष्ट कर दूं थोड़ा सूचना के स्तर पर, बारीकी के स्तर पर, कि जो ये 21 ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेरे ख्याल से 2008 या उसके आसपास एक चीज तो उसमें ये कायम कर दी गई थी कि आप ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई चीज नहीं कहेंगे जो भारत की प्रभुता या भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते। इसके अलावा एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ एक्ट है, और वो बेहद प्रभावी एक्ट है। उसमें जब अरेस्ट होती है या मुकदमे चलते हैं तो वो बड़े गंभीर होते हैं, और उसमें बिल्कुल सीधे सीधे लिखा है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से गवर्न होती हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो जो कि जिसने शपथ ली है, मंत्री रहा है, जो भी कुछ है, वो उन सीक्रेट्स को अनाउंस नहीं कर सकता, उनके ऊपर बयान नहीं दे सकता अगर वो उसमें बाधित है, ऑफिशियल सीक्रेट्स है। तो ये जो नया आदेश जारी हुआ उन लोगों के लिए, उसमें एक नियमावली, सेंट्रल सर्विसेज की पेंशन नियमावली में, और कहा गया कि ऐसे लोग जो इन 21 ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो अगर पेपर का आर्टिकल लिखते हैं या टीवी पे अपने बहस में शामिल होते हैं या अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या कुछ भी जनता के समक्ष लोगों के सामने अगर अपने विचार रखते हैं, तो उनको एक पूर्व परमिशन उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से लेनी पड़ेगी। मैं इसके उस मुद्दे पर जाना चाहता हूँ जो इसके पीछे है, जो पर्दे के पीछे है, कि ऐसे फैसले ये सरकार क्यों कर रही है जो किसी न किसी स्तर पर ये समझा जाएगा कि सबकी जबान बंद करने की कोशिश है। ये जो चीज है और ये जो आदत है, इसके प्रतिबिंब दूसरे हमारे अनुभव दूसरे देशों में, हमारे समकालीन दुनिया में कहाँ रहे हैं, और हमारे देश में इससे आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, ये आपसे सुनना चाहता हूँ। ये बीच में आवाज कट गई थी, ये सुनना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी जी, देखिए, इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, दो मेजर इवेंट्स हुए हैं। एक तो जो नोटिस
इशू हुआ पुराने चीफ सेक्रेटरी को बंगाल के, जो कि अभूतपूर्व नोटिस है। अपने अपने बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर दी है। अगर आप चाहें आगे बात होती है तो उसकी मीमांसा यहाँ भी की जा सकती है। और दूसरा ये पेंशन वाला आदेश, और आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में कई ग्रुप्स हैं। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है CCG, जिसने जो कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, जिसके कोई पॉलिटिकल रुझान नहीं है, उनकी मान्यता कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप नाम से ही स्पष्ट है। तो उसमें करीब शुरुआत में 100-125 मेंबर्स थे, इनकी संख्या बढ़ती गई है। मेरे ख्याल से अब 200 लोग इसमें शामिल हैं। रिटायर्ड IAS, IPS, सेंट्रल सर्विसेज, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। मतलब मेरे ख्याल से जितने रिटायर्ड बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं, रिबेरो साहब है इसमें, शिवशंकर मेनन है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो ये पिछले 4 साल से सक्रिय है। इनकी जब चिट्ठियां जारी होती हैं तो इस पे काफी खिसियाहट से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। बीच में कुछ विरोधी ग्रुप्स भी बने, जो कि अच्छी बात है। कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी रिटायर्ड साथ में आए जो कि इसका प्रतिकार करते थे, इसके विरोध में लिखते थे, और ये कहते थे कि जो चीज CCG ने लिखी है या चिट्ठी जारी की है उसके आधार स्पष्ट नहीं है, या वो गलत है, जो भी कुछ है। अभी हाल में एक चिट्ठी जारी हुई थी, वो जिसपे जो मंत्री है केंद्र सरकार के, वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने मूर्ख का शीर्षक भी इस ग्रुप को दिया। तो ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये सांकेतिक है। ये एक तरह से पुनः एक चेतावनी वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा एक संकेत है कि भाई सरकार जो है वो जो सोचती है, जो करती है, वो राष्ट्रीय हित में होता है, और वही देश के लिए सबसे उम्दा, सबसे अच्छा है। देश के खिलाफ बाहर भीतर, चाहे वो भीतरी ऑपोजिशन हो, चाहे वो बाहर के तत्व हो, विदेशी तत्व, टूल किट आपको याद होगा, टूल किट की कंट्रोवर्सी, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बहुत से संगठन हैं जो भारत की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि वो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानते और वेस्टेड इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। हाल ही में एक UN एजेंसी, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी भारत ने बयान देके उनके जो भी रेजोल्यूशन या उनके विचार थे उसके साथ तीखी आपत्ति की। तो अगर मान्यता ये है सरकार की, जो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में है, और जो जिसकी आलोचना कर रहे हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की अस्मिता या राष्ट्र की प्रभुता को इनडायरेक्टली या जैसे भी उससे उसका खंडन होता है या वो कमजोर होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसको नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से संकेत ये है कि ऐसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका जो रिटायर्ड अफसरों का समाज है भारत में, जिसका एक हिस्सा जो आपने संख्या बताई 150, 200, 300 लोग, इसमें एक ग्रुप बना के बहुत सारी चीज़ों को जिनको वो पाते हैं कि असंवैधानिक हैं और जिन पर सवाल होने चाहिए वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या तो हजारों में होगी जो रिटायर्ड लोग हैं। तो ये जो आज ये पेंशन वाली जो परिघटना है, इसकी क्या प्रतिक्रिया आप पा रहे हैं लोगों में? लोग इस चीज को कैसे ले रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग इसके पहले सरकार समर्थक थे और बहुत सारे लोग सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज है ये तो सबको प्रभावित करने वाली है। जो पेंशन वाली चीज है ये डायरेक्ट लेके आए हैं एक तरह से, मतलब आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने, आपने संकेत आपका जी, आप सवाल मेरे ख्याल से आवाज टूटने के कारण मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। सवाल शायद ये पूछ रहे हैं कि जो पूरा बड़ा समाज है रिटायर्ड लोगों का, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जो लिखने वाले में एक्टिव रहने वाले लोग
तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि सरकार में किसी पद पे शामिल हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, सरकार उन्हें कोई ना कोई ओहदा दे देती है। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जी। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना शुरू कर देते हैं, प्रोफेशनली अपना काम करते हैं। जी। कुछ लोग होते हैं जो कि ये सब भी हो सकता है करते हो, साथ में वो जागरूक और चिंतित रहते हैं जन मुद्दों के बारे में, और उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इनकी संख्या अगर कुल से आप कंपेयर करें तो उनकी संख्या प्रतिशत जो है वो 5% भी नहीं होगा, 5% होगा, ज्यादा से ज्यादा 8% होगा। और जो लोग किताबें लिखते हैं या बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं पेपर में, उनकी संख्या और भी कम, गिने चुने लोग। लेकिन ये पढ़े जाते हैं सब जगह। इनका चूंकि सामान्यतः इनकी छवि, अब जैसे रिबेरो साहब है, उनको उदाहरण के रूप में लीजिए, वो एक आइकन है, आईपीएस के लिए भी आइकन है, वो जनता में भी आइकन है। उन्हें जो भी जागरूक जनता है उनके बीच में वो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, ख्याति है। तो वो अगर कुछ लिखते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो अब जो पेंशन वाली जो बात हुई है, जो लोग न लिखते हैं ना वो या सरकार की आलोचना नहीं करते या सरकार के फेवर में ही होते हैं, ये स्थितियां पहले एक्चुअली नहीं होती थी। ये सरकार विरोधी भी होते थे, सरकार समर्थक भी होते थे। दोनों चीजें जो हैं वो ये हाल में पिछले 6-7 साल में मुखर हुई हैं। और अभी पिछले 3 महीने में, 4 महीने में कड़वाहट की तादाद जो है बढ़ गई है, क्योंकि शायद सरकार को थोड़ी की लोकप्रियता या उनका होल्ड जो है वो ये कोविड के कारण या दूसरे कारणों से थोड़ा कमजोर हुआ है। तो जो ये संकेत जो है, जो पेंशन रोकने वाली बात है, उसमें अगर आप किसी व्यक्ति से जो लिखता पढ़ता नहीं है और कुछ कहता नहीं है, अगर उससे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से ना फेवर में उत्तर देगा ना विरोध में उत्तर देगा। तो इसका असर ये होगा कि काफी लोग केवल इस लिहाज से कि भाई उनकी तो रोजी रोटी या उनकी इनकम, रेगुलर इनकम पे लात पड़ रही है, तो वो चुप होने के लिए शायद बाध्य हो जाए। हो सकता है मंशा इसके पीछे यही हो। तो आपकी बातचीत से लगता है कि सरकार जो सोच रही है उस दिशा में उसे सफलता मिल सकती है कि वो लोगों को खामोश करने में कामयाब हो सकती है, इस तरह के कानून कायदे लाकर, इस तरह के आदेश निकालकर? नहीं, मैं ऐसा तो एक इसमें ये पक्ष तो नहीं लूंगा, क्योंकि ये इस तरह का आदेश जो है मेरे विचार से कानूनन क्वेश्चनेबल है। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति या संस्था को जाना चाहिए कोर्ट, और ये एक तरह से कौड़ी डाली गई है, कंकड़ डाला गया है। कुछ हद तक सरकार कह सकती है कि भाई हम तो केवल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं पे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये करके वो एक संकेत आगे के लिए दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता नहीं है मुझे होगा कि इसको दूसरे सरकारी सेवकों पर भी एक्सटेंड किया जाए। लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में शीतल जी, हम लोगों को नहीं लगता था कि ये होगा, लेकिन भविष्य में वो हुई। और हमेशा जब कोई भी हम आकलन करते हैं, अनुमान करते हैं या विमर्श करते हैं, तो हर परिस्थिति का संज्ञान तो लेना ही चाहिए। डेफिनेटली ये आदेश एक और सवाल इस दौरान आया है तो वो कोई रैंडम आदेश नहीं, उसके पीछे एक मंशा है। एक सवाल और कर लूं आपसे, चूंकि वो ज्वलंत सवाल है, कि जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का मामला है, उनके पक्ष में देश में अफसरों के बड़े समुदाय ने अपना स्वर सामने नहीं रखा। और अगर उन्हें मान लीजिए जैसा उन्हें नोटिस दिया गया है, उस नोटिस पर सरकार आगे बढ़ती है, उनकी गिरफ्तारी वगैरह कर लेती है, तो आप नहीं समझते कि इस पर बहुत ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। कहा शीतल जी के बोलने वालों की संख्या लगातार कम होती रही है। आपको याद होगा पिछली सरकार जो थी, जब उसके खिलाफ तरह तरह के करप्शन के स्कैंडल्स के वो लगते थे, तो सर्विंग ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर खूब मुखर होकर सारे ही लोग टीवी पे
टीवी चैनल खुद, मीडिया के लोग, पत्रकार खुल के बोला करते थे और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही वगैरह नहीं होती थी और ये बात दिमाग में आती भी नहीं थी। बोलने वालों की संख्या तब भी कम रहती थी और बोलने वालों की संख्या आज भी कम है। लेकिन ये बात सही है कि जो ये वाला एक्शन जो हुआ है, डीएम एक्ट में जो नोटिस जारी किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब इसका कोई पुराना आप इस तरह के आदेश की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, नॉर्मली जो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक या डेस्पोटिक या एकाधिकार वाले चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। स्टेट्स में तमाम तरह के उत्पीड़न सीनियर अधिकारियों के होते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी उनमें शामिल होते हैं। आपको याद होगा वो थप्पड़ प्रकरण जो दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरह के प्रकरण हुए हैं। तमिलनाडु में जयललिता जी के समय में तमाम तरह के किस्से थे। उसमें भी अगर चीफ मिनिस्टर को ले लें तो वो काफी कंट्रोल से और एकाधिकार से शासन चलाते हैं और विपरीत स्वर को सहने की ताकत। लेकिन पहले ये होता था कि अगर स्टेट के स्तर पर कोई इस तरह के इस तरह का काम होता था जो गलत होता था कानून में, या किसी के खिलाफ ऐसी कार्यवाही, प्रतिशोध से कार्यवाही की जाती थी, अवैध कार्यवाही, तो वो व्यक्ति को सेंटर से आड़ मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलता था। सेंटर में जो हमारा मंत्रालय है, डीओपीटी जैसे कहते हैं, वो कानून के हिसाब से परीक्षण करके, जैसे लोग सस्पेंड हो जाते थे, आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया रातों रात, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, तो या उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो वो सस्पेंशन को मतलब तवज्जो नहीं दी जाती थी सेंटर में, या प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। उसमें कानून और पूरा पाठ होता था। तो एक तरह से तटस्थ भूमिका सेंटर निभाता था और कानून सर्विसेज को मिलता था। लोग इस व्यवस्था में यही है ना कि स्टेट सरकार जब बहुत खराब काम करती है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, लेकिन केंद्र अगर खराब काम करे तो कोई व्यवस्था नहीं है ना कि वो कौन सा रूल लगा सकते हैं, आप कोई रूल नहीं लगा सकते। तो ये जो एक पॉलिटिकल जंग है या खिसियाहट है या जो भी कुछ है, दो बड़े नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री एक तरफ और सीएम एक तरफ, उसके बीच में इस तरह के एक्ट का इस्तेमाल और इस तरह का नोटिस है जो गले से नीचे उतरती नहीं, और इससे बहुत खराब परिपाटी बन रही। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समेटते हैं कि इससे बहुत ही खराब परिपाटी इस देश में पड़ गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर बात करेंगे। आजकल ज्वलंत मुद्दों की कमी नहीं है, हम ही लोग उतने मुद्दे उठा नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राजू जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।